हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, धन पूर्णांक प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में प्लस इंटीजर या नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा धन पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, यह तीनों एक ही संख्याओं के नाम हैं। जिस तरह से हमारे घरों में एक ही लड़के या लड़कियों के दो या दो से अधिक नाम होते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे यह जो संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके भी कई नाम हैं, जैसे कि धन पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में हम इसे प्लस इंटीजर या नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इसे डिफिनेशन यानी कि एक प्रकार से अगर हम इसे परिभाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। क्या बोला मैंने? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे एन द्वारा, कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस तरह से हमारा नाम होता है कुछ, जैसे मेरा नाम है संजय, तो हम संजय का पहला अक्षर लेते हैं एस, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल का हम पहला अक्षर लेते हैं एन और उसी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एक से। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति द्वारा यह हमें, जैसे कि प्रकृति ने कोई भी चीज़ अधूरी नहीं बनाई है। प्रकृति ने जो भी बनाया है वह अपने आप में पूरा बनाया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यह संख्याएं हमें प्रकृति द्वारा मिली हैं। तो हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश, और इसी तरह से यह संख्याएं अनंत तक चलती जाती हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप उसका उत्तर देंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होगी, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? जो एक से शुरू होती हैं, उसमें हमें जीरो को भी शामिल कर देना है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्योंकि जीरो के बिना गिनती अधूरी होती है, इसलिए जीरो को भी हम शामिल कर देंगे तो वह पूरी हो जाएगी। तो क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं, ठीक है। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 और इसी तरह से यह अनंत तक चलती जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर हमें मिल जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ऋण पूर्णांक के बारे में। ऋण पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वह है, जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
तो उसे ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे n निगेटिव बराबर -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह से यह अनंत तक चलती जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं से मतलब है कि वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, उन सभी संख्याओं में हमें क्या कर देना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है, तो वह ऋण पूर्णांक बन जाएंगी। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं थीं, उन सभी में हमें माइनस का चिन्ह लगा देना है, तो वह क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जीरो शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, वह स्वतंत्र होता है ऋणात्मक और धनात्मक से। तो आइए अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई मतलब जैसे इंग्लिश में हम इसे इंटीजर्स कहते हैं, तो इंटीजर्स का पहला अक्षर आई होता है, ठीक है, तो कैपिटल आई से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई इजकल टू इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0 के बाद फिर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 और ऐसे ही यह अनंत तक चलती जाती हैं। तो आपको पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, इसमें किसे किसे लेना है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी और जीरो, यानी कि तीनों को जब हम एक साथ कर देते हैं तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं जिन्हें इवन नंबर भी कहा जाता है, तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य अथवा विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी क्रम में, यानी कि 2 के अंतराल में यह अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी। अब सवाल यहाँ यह होता है कि क्या जीरो भी एक सम संख्या है, तो इसका जवाब है कि हाँ, जीरो भी एक सम संख्या है। जैसे आप देखते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी के बीच में 2 का अंतर है। इसी तरह से 0 और 2 के बीच में भी 2 का अंतर है। इससे यह सिद्ध होता है कि 0 भी एक सम पूर्णांक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ। तो आइए अब हम देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं जिसे ऑड नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और इसी क्रम में यह आगे भी अनंत तक बढ़ती जाती हैं। ओके, अब आपको यहाँ कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। जैसे कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। जैसे मैंने क्या कहा, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जिस तरह से 1 विषम संख्या है और 3 भी एक विषम संख्या है, और जब हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 4, जो कि यह एक सम संख्या। इसी तरह से हम 3 और 5 को भी ले सकते हैं। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो जैसे 3 एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है। जब हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 8, जो कि एक सम संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आपको नोट करना होगा कि 1 से 100 के बीच 50 विषम संख्याएं होती हैं। यदि आपको डाउट है तो आप 1 से 100 तक की गिनती लिखें और उसमें से विषम संख्याओं को अलग कर लें, तो आपको 50 विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद अगला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
मैंने क्या कहा, 1, 3, 5, 7 और 9 जिस किसी संख्या के अंत में आएगा वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 11 में आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक 1 है। 13 में भी इकाई का अंक 3 है। 15 में भी इकाई का अंक 5 है। इसी तरह से 17 और 19 में भी क्रमशः इकाई के अंक 7 और 9 हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हुआ। अब एक और पॉइंट जो कि आपको नोट करना होगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो आइए अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी, जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी कि वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत से लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सम संख्या और भाज्य संख्या का आपस में कुछ लिंक है और इसी तरह से सोचते हैं वह कि विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं का भी आपस में कुछ लिंक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, भाज्य संख्या की परिभाषाओं को एक बार फिर से आप नोट करें कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि स्वयं और 1 से सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं स्वयं और 1 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे यदि हम 2 को विभाजित करें तो 2 में 2 का भाग यानी कि स्वयं 2 का भी भाग चला जाएगा और 1 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरह से यदि हम बात करें 3 की तो 3 में भी स्वयं यानी 3 एकम 3 और 1 का भी भाग जाता है यानी कि 1/3 3। और यदि हम बात करें 4 की तो 4 में 4 एकम 4 और 1 चौके 4 और 2 दूनी 4। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 में 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। तो जो हमारी भाज्य संख्या की डिफिनेशन थी वह यहाँ पर फिट होती है। तो हमने डिफिनेशन में क्या देखा था कि वह संख्याएं जो स्वयं का मतलब, जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 एकम 4 तथा 1 यानी कि 1 चौके 4 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को जोड़ पा रहे होंगे। क्लियर है। तो आज से आप जान गए होंगे, यदि आपको इससे पहले नहीं पता होगा तो, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कुछ लोग ऐसा समझते थे, शायद मैं जब ऑफलाइन बैच में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं जब ये छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 1 जिस तरह से 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, उसी तरह से 1 भी ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। क्लियर है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और आगे हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या का जो भी टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से कट जाएंगी वह सभी संख्याएं भाज्य होंगी। तो इसी क्रम में जैसा कि 4 1, 2 और 4 से विभाजित होता है यानी कि यह भाज्य है। अगर हम बात करें 5 की तो 5 केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होगा, यानी कि वह 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए वह अभाज्य संख्या होगी।
इसके बाद यदि हम बात करें 6 की, तो 6 भी एक भाज्य संख्या है जो कि 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित होता है। ओके, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य 2 संख्याओं से 2 और 3 से विभाजित हो रहा है। इसी तरह 8 हो गया, 9 हो गया, 12, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, यह सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो अब आप अपने रफ कॉपी में 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखेंगे और सभी को काट काट के देखेंगे। जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी वह सभी संख्याएं भाज्य होंगी, और जो विभाजित नहीं होंगी किसी अन्य संख्या से 1 और स्वयं के अलावा वह सभी संख्याएं अभाज्य होंगी। अब आइए हम इसके आगे बात करते हैं कि भाज्य संख्याओं को 2 प्रकार से बांटा गया है। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि भाज्य संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है समभाज्य संख्या और दूसरा होता है विषम भाज्य संख्या। समभाज्य संख्या का जैसा कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह से ये सब विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो भाज्य संख्याओं में सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों शामिल हैं। जैसा कि 4 एक सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। इसी तरह से यदि हम बात करें 9 एक विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी विभाजित होता है। 3 त्रिकाई 9। क्लियर हुआ? तो 9 भी एक भाज्य संख्या है लेकिन कैसी संख्या है? विषम संख्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को आपस में जोड़ पा रहे होंगे। तो भाज्य संख्याओं को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 2 प्रकार से बांटा गया है। यानी कि भाज्य संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला समभाज्य संख्या, दूसरी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, तो समभाज्य संख्या में हमने देखा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है। और यदि हम बात करें कि विषम भाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ओके, अब देखिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल समभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक कुल समभाज्य संख्याएं 49 और 1 से 100 तक कुल विषम भाज्य संख्या 25 होती है। यानी कि यदि हम 49 और 25 यानी कि समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्याओं को जोड़ें तो 74, यानी कि 49 और 25 को जोड़ने पर 74 मिलता है। यानी कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हुई? सम और विषम भाज्य को मिला करके तो 74 संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक कुल भाज्य। क्लियर हुआ? तो आइए अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और इसी क्रम में आगे भी यह अनंत तक चलती जाती हैं। तो मैंने क्या कहा? जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? फिर से मैं दोहराता हूँ। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, इसी क्रम में आगे भी बढ़ती जाएंगी। क्लियर? तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 ना तो भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या होगी। ओके, तो यदि हम बात करें कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल ही सही तरीके से समझ में आ गया। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसकी डिफिनेशन को। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें केवल 1 का भाग जाता हो,
क्या कहा मैंने? दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 3, सह अभाज्य का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी जो कि ग्रुप में ही होंगी, कम से कम 2 तो होंगी ही ग्रुप में। क्लियर हुआ? यानी कि जब आप उन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो उनके गुणनखंड में केवल और केवल सिर्फ एक ही कॉमन होगा, एक के अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे 2 और 3, यानी कि 2 और 3 का यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1 यानी 2 1 कम 2 होगा, और 3 का गुणनखंड 3 1 कम 3 यानी कि 3 गुणे 1 होगा, और इन दोनों के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। इसी तरह से 3 और 5 यानी कि 3 का गुणनखंड 3 गुणे 1 और 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 यानी कि 3 और 5 एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार परिभाषा को यानी उसके डिफिनेशन को दोहराता हूँ। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से जैसे 5 और 7 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके गुणनखंड में भी केवल एक ही कॉमन होता है। इसी तरह से 8 और 11, 4 और 9, इसी तरह से और भी कई संख्याएं जो आप खुद से फाइंड कर सकते हैं जिनके गुणनखंड में केवल एक ही कॉमन होना चाहिए और कोई भी संख्या कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आइए हम देखते हैं। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके जहां Q = नॉट 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ P/Q का मतलब कि अंश और हर, P अंश होगा और Q हर होगा, जहाँ पे Q यानी कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसके तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक हों तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3, -5/4, 7/9, -6/6 इत्यादि, यानी और भी संख्याएं हो सकती हैं बहुत सारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब यदि हम बात करें कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आप कहेंगे कि क्योंकि आपने बताया कि भाई P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वही परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि 2 में यदि हम उसके हर में यानी कि हम 2 को 2/1 लिख दें तो क्या अब वह परिमेय संख्या हो गई? तो आप कहेंगे कि हाँ, अब वह परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी सिंपल सी एक ऐसे नेचुरल नंबर दे देंगे, प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 या कोई भी ऐसी सिंपल सी संख्या, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह परिमेय संख्या है, और आपने पढ़ रखा है कि P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके। तो यदि आपने समझ नहीं रखा तो आप गलती कर सकते हैं। क्या कहा मैंने कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 5 ही हो गया तो 5 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो उससे उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि 5/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे P/Q यानी कि P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √8, √6। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या √4, √25, √36 यह भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी या नहीं? हो सकता है कुछ लोग बोलें कि यस, यह भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, √4, √25 और √36 परिमेय संख्याएं हैं। क्यों?
क्योंकि अंडर रूट 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वह 2 बन जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 25 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो वह 5 बन जाएगा, और अंडर रूट 36 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो वह 6 बन जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं और 6 को 6/1 लिख सकते हैं, जिससे यह परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं रही। वह संख्याएं जो रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाती हैं वह परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे आपको एक नोट करने वाली बात यह होगी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसे नोट कर लें। तो आइए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती? ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को पढ़ा है, तो वास्तविक संख्याएं इन्हीं दोनों नंबर से मिलकर बनती हैं। यानी कि इसकी डिफिनेशन की यदि हम बात करें, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि सारी परिमेय संख्याओं को और सारी अपरिमेय संख्याओं को आप इकट्ठा कर दीजिए तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे भी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।